हाँ भाई, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है, एक बार बताओगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के सेशन में बेटा हम करेंगे ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है, हीट क्या है? सबसे पहले अगर मैं हीट की बात करूं, ऊष्मा की बात करूं, तो ऊष्मा बेटा हमेशा तापांतर की वजह से बहती है। ठीक है, मतलब अगर ये मान लो भाई तुम कि ये एक शहर है, इस शहर की ऊष्मा मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये दूसरा शहर है इसके बाजू में, इसकी ऊष्मा बेटा 50 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी टेम्परेचर, तापमान, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊष्मा कहां से कहां बहेगी? ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ बढ़ेगी, है ना? तो यहां से ये बात पता लगती है, ऊष्मा तापांतर की वजह से बहती है, तापांतर की वजह से बहती है। ठीक है, ऊष्मा हमेशा बेटा किसकी वजह से बहती है? तापांतर की वजह से बहती है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऊष्मा बहती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऊष्मा हमेशा बहती है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस याद रखना भाई, तापांतर की वजह से या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऊष्मा बहती है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च तापमान से वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, उसे ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ के भीतर अणुओं की गतिज ऊर्जा का कुल योग है। ठीक है, तो मान लो किसी पदार्थ के अंदर 10 अणु हैं। ठीक है, आप ये समझो, जैसे मान लो कोई चीज है मेरे पास, उसके अंदर बेटा 10 एटम है, 10 अणु हैं। ठीक है, अब अणु तो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं ना, रैंडम मोशन में होते, एक को दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, तो मान लो हर अणु का वेग अलग अलग है, इसका v1 है, इसका v10 है, 10वें वाले का मान लो v10 है ऐसे। ठीक है, तो जितने अणु होंगे उसकी जो ऊष्मा होगी, मतलब इस वस्तु की जो ऊष्मा होगी या हीट होगी, वो सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा का सम होगी। ठीक है, जैसे मान लो पहले अणु की गतिज ऊर्जा ke1 है, इस तरीके से 10 अणु हैं, तो 10 अणुओं की गतिज ऊर्जा को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहां पर हमारी क्या आ जाएगी? कुल ऊष्मा आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम अणु के लेवल पे, एटॉमिक लेवल पर ऊष्मा या हीट को निकालना चाहते हैं, तो उसके अंदर जितने भी अणु हैं, जितने भी एटम हैं, सभी की गतिज ऊर्जा को जोड़ दो भाई। ठीक है, वहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? वहां से आपकी ऊष्मा की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, इसकी कॉमन यूनिट जो है होती है कैलोरी होती है। ठीक है, ऊष्मा को कैलोरी में भी नापा जाता है, ऊष्मा को बेटा कैलोरी के अंदर भी नापा जाता है। ठीक है, चलो, यहां तक कोई डाउट है भाई? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अभी बस मैंने ऊष्मा की डेफिनेशन पढ़ाई है, नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है? ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर तब तक बहती है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस चीज को तुम लोग याद रखना। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, अभी मैंने बात करी 100 डिग्री सेल्सियस की, इस वस्तु का तापमान मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहेगी, ऊष्मा हमेशा बेटा उच्च से निम्न तापमान की ओर बहेगी। और ये कब तक बहेगी? ये बेटा कब तक बहेगी? कब तक बहेगी भाई? ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर भाई कब तक बहेगी? बताओ, कब तक बहेगी? जब तक दोनों वस्तुओं का जो तापमान है वो सेम ना हो जाए, वो समान ना हो जाए। ठीक है, इसी को हम तापीय समान अवस्था कहते हैं या साम्य अवस्था कहते हैं। इसी को हम बेटा
थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा हमेशा चाहती है कि वस्तु जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए या तापीय साम्य अवस्था में आ जाए। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई बेटा समझ में? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हीट वर्सेस टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, ये किसी पदार्थ के अणुओं की गति की कुल ऊर्जा है। ठीक है, या गतिज ऊर्जा के कुल अणुओं के जो सभी अणुओं के गतिज ऊर्जा का जो योग है उसी को हम ऊष्मा कह रहे हैं। तापमान क्या है? यह अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है जो बताती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो तापमान क्या कहता है? तापमान बेसिकली ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो ये एक प्रकार के औसत गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है भाई, इससे ये पता लगता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, बस। लेकिन ये गतिज ऊर्जा ही है, इसीलिए ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। वो ऊर्जा के समान ही है। ऊर्जा का भी तो एसआई मात्रक जूल होता है, एनर्जी का भी तो एसआई मात्रक बेटा जूल होता है। सेम बेटा हीट का भी जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है। ठीक है, तो ऊष्मा को किससे नापा जाता है? कैलोरीमीटर से। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ऊष्मा को किससे नापा जाता है बेटा? कैलोरीमीटर से नापा जाता है। जबकि तापमान को थर्मोमीटर से नापा जाता है। जबकि तापमान को किससे नापा जाता है भाई? थर्मोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, और थर्मोमीटर पे अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं, उसकी बात अभी हम करेंगे आपसे। चलो अब हम बात करते हैं ऊष्मा के प्रकार की। ऊष्मा के प्रकार की हम बात करते हैं, अभी टेम्परेचर स्केल की हम बात कर रहे हैं। ऊष्मा के प्रकार की हम पहले बात कर लेते हैं। तो ऊष्मा का जो सबसे पहला है, जैसे एक है होता है सेंसिबल हीट या संवेद ऊष्मा, है ना। संवेद या सेंसिबल का मतलब होता है जो हमें महसूस हो रहा हो, जो हमें फील हो रहा हो, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? संवेद या फिर सेंसिबल हीट कहते हैं। ठीक है, जो हमें बेटा फील हो रहा हो। तो यह वह ऊष्मा है जिसके कारण किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी अवस्था नहीं बदलती है। हाँ, उसकी अवस्था जो है वो नहीं बदलती है। उदाहरण के लिए पानी का तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस कर देना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेटा संवेद ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लो हम पानी गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो दूध तो दूध ही है ना, द्रव अवस्था में ही। अगर पानी गर्म करें तो द्रव अवस्था में है, अगर वो उबाल दिया तो भी द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो हम वस्तु का तापमान बढ़ा रहे हैं, अवस्था में तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है। अवस्था में कोई बेटा परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, जो मैं चीजें और बढ़िया समझ में आएगा। एक बेटा काम की बात देखो जरा तुम साथ, काम की बात भैया। अब हम काम की बात करते हैं, पेपर आ रहा है सर पे, काम की बात जरूरी है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो हमारे पास मान लो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, ये गर्म होके पानी में बदल गई, लेकिन इसका तापमान परिवर्तित नहीं हुआ। इसका बेटा तापमान परिवर्तित नहीं हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया, है ना, वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अवस्था बदल गई, बर्फ से पानी हो गया। ठीक है, तो जब अवस्था इस प्रकार से बदले तो यहां कोई ऊष्मा तो लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। वो तापमान को तो परिवर्तित नहीं कर पा रही है, लेकिन अवस्था को परिवर्तित कर रही है। तो कोई एनर्जी, कोई ऊष्मा, कोई हीट यहां पर जरूर उपस्थित होगी भाई। इस ऊष्मा को हम छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? छिपी हुई ऊष्मा, या इसको लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेटेंट हीट। अभी हम लेटेंट हीट पे भी और डिटेल में बात करेंगे, अभी ऐसे समझ। अब मान लो हमारा मन का नहीं भाई बहुत ठंडा है, थोड़ा और गर्म किया जाए इसको। ठीक है, अब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को
10 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल देता हूं, 10 डिग्री सेल्सियस का पानी। मतलब अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो, अब हो क्या रहा है भाई, पानी पानी में बदल रहा है, पानी जो है वो पानी में ही जा रहा है ना। मतलब अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो जब अवस्था परिवर्तित ना हो और तापमान में परिवर्तन हो तो उसे हम बेटा, उसे हम संवेद ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संवेद ऊष्मा या सेंसिबल हीट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सी ऊष्मा है भाई? यहां पे बेटा संवेद ऊष्मा है, संवेद, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, या फिर हम इसको बेटा कहेंगे सेंसिबल हीट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, दिक्कत है, पेट में दर्द है ना, नाक आंख कान में दर्द है, तो प्लीज बताओ भाई, यहां तक कोई बेटा दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई, यस या नो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। गुप्त ऊष्मा क्या है बेटा? देख, छिपी हुई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अरे गुप्त मतलब जो छिपा हुआ है उसी को तो गुप्त कहेंगे, गुप्त भी कहा जाता है। ले भाई, गुप्त, इसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। गुप्त, गुप्त मूवी देखी है तूने? है भाई, गुप्त वाली मूवी देखी, वो किसकी है? शायद बॉबी देओल की है ना। हाँ, तो उसी को हम भाई क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। मतलब जो तापमान में परिवर्तन ना कराए लेकिन ऊष्मा तब भी बह रही है। मैंने तो यही बताया भैया, तापमान में अंतर रहेगा तभी ऊष्मा बहेगी। यहां देखो क्या सिस्टम चल रहा है, यहां सिस्टम ये अलग चल रहा है। तापमान परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन ऊष्मा बह रही है जी। भैया ऊष्मा बह रही है तभी तो बर्फ का पानी हो गया। क्या कहते हो? ऊष्मा बहने से ही तो बेटा बर्फ का पानी बन गया, है ना। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत हो रही है यार, एसी फट रहे हैं। हाँ चलो, तो अब आती है बेटा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। गुप्त ऊष्मा में क्या होता है भाई? तापमान में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो ठोस है वो द्रव्य में बदल गया। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, जैसे ठोस से द्रव बनना, तो उस दौरान बिना तापमान बदले ऊष्मा अवशोषित हो जाती है या रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। दिस इज द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को बेटा हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं या फिर लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अब लेटेंट हीट ना जो भैया है दो प्रकार की है। लेटेंट हीट बेटा दो प्रकार की है। एक तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब कोई चीज गलना, है ना। और एक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। है दोनों में सेम ही चीज, बस यहाँ पे कोई चीज वाष्प बन जाएगी और यहाँ पे कोई चीज बेटा गल जाएगी। अब तुम जरा एक चीज बताओ मुझे, तुम सारे भाई एक चीज बताओ, सारे समझदार बच्चे हो, अगर मैं कह रहा हूं कोई चीज गल रही है, गलना हो रहा है, गलन हो रहा है, गलना नहीं लिखते, गलन लिखते हैं, मेल्टिंग हो रही है भाई, तो ये बताओ मेल्टिंग किसकी होती है? कोई मतलब कौन सी चीज गलती है? मैं कहूंगा पानी गल गया, पानी कभी गलेगा? क्या चीज गलती है भाई? जो चीज ठोस में होती है वही तो गलती है, हैं? जो सख्त लौंडा होगा वही तो गलेगा, वही तो टूटेगा। क्या कहते हो, हैं? तो मेल्टिंग, गलन किसका होगा? गलन हमेशा बेटा किसका होता है? ठोस का होता है। गलन हमेशा किसका होता है बेटा? ठोस का गलन होता है, ठोस का गलन। ठीक है, गलन हमेशा किसका होगा भाई? गलन हमेशा बेटा ठोस का होगा, सॉलिड का होगा। सॉलिड ऑलवेज मेल्ट, है ना। कई बार बच्चों को ये भी डाउट होता है कि अच्छा क्या गला रहे हैं हम। ठीक है भाई, गलाते हैं तो हमेशा ठोस ही है, ये तो बचपन से तुम पढ़ते आए हो, है ना। तो हमेशा जहां भी मेल्टिंग लिखा हो, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हमने सबसे पहला जो लेटेंट हीट का टाइप पढ़ा, लेटेंट हीट या जो गुप्त ऊष्मा है बेटा, तो बेटा गुप्त ऊष्मा है, जो छिपी हुई ऊष्मा है, ये दो प्रकार की है। एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और एक है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
वेपराइजेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम एल एफ से डिनोट करते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बेटा हम एल वी से डिनोट, याद रखना है, इसको एल एफ से और इसको एल वी से, और गुप्त ऊष्मा को एल से डिनोट कर देते हैं, एल से, एल से, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या होती है कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी ठोस चीज इसमें बदल जाए भाई, द्रव्य में बदल जाए, ठोस चीज द्रव्य में बदल जाए, लेकिन तापमान परिवर्तन ना हो, लेकिन तापमान परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बेटा गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। पहले गलन वाली पढ़ लेते हैं, देखो भाई पहले सारे बच्चे गलन वाली पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन, बर्फ को पानी में, है ना, मतलब बर्फ का एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे आसपास दिख जाती है चीज, इसलिए एग्जांपल है। बर्फ को पानी में, मतलब बर्फ ठोस होती है और पानी द्रव होता है, ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, है ना, इस दौरान तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रहता है, ठीक है। मतलब कोई चीज ठोस से द्रव में बदल जाए लेकिन तापमान में परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अब सेम चीज यहां पे भी है, वाष्पीकरण, वाष्प किसका बनता है भाई, वाष्प बेटा किसका बनता है ये बताओ तुम लोग, वाष्प किसका बनता है, वाष्प बेटा द्रव का बनता है ना, वाष्प किसका बनता है भाई, हमेशा द्रव्य का भाई वाष्प बनता है, ठीक है, वाष्प मतलब होता है वेपर, ठीक है। तो अगर कोई चीज बेटा, अगर कोई चीज लिक्विड से किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, तापमान में बिना परिवर्तन हुए, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में बदल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत है भाई, यस या नो, चलो ठीक है। अब आ जाओ भाई दूसरी चीज पे, अब आ जाओ बेटा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके। ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके की अगर हम बात करें तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तीन तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है, तीन तरीकों से जा सकती है। सबसे पहला है चालन, कंडक्शन। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो तुम किसी कढ़ाई में खाना बना रहे हो, है ना, या किसी भी गर्म चीज पर हमने मान लो एक चम्मच रख दी, अब चम्मच तो धातु की बनी होती है, मेटल की होती है, चम्मच रख दी या करछी रख दी जिससे दाल वगैरह निकालते हैं घर में, ठीक है, तो जैसे खाना पकता तो कभी कभी हम उसी में करछी डाल के रख देते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद अगर उस करछी को छू गए तो वो भी गर्म हो गई होगी, कोने से जहां से पकड़ते हैं ना वहां से भी वो गर्म हो गई होगी, अगर वो वहां पे मेटल होगा तो, ठीक है, तो इसी को हम चालन कहते हैं। तो चालन में क्या होता है, ठोस पदार्थों के कणों में सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, इसमें कण अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, जैसे गर्म चाय में रखी लोहे की चम्मच का गर्म होना, ठीक है, इसी को हम चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जैसे मान लो भैया एक चमची है, ठीक है भाई, ये चमची है, लंबी सी चमची है। अब बताओ यहां पर इस चम्मच के जो अणु होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे क्योंकि ये ठोस में बनी होगी, ये ठोस में होगा ऐसा, ठीक है,
अब इस चम्मच को अगर इधर से तुम गर्म कर रहे हो, इधर से मान लो तुम गर्म कर रहे हो, ये हम इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, ये अणु आपस में गर्म होंगे, मतलब इसकी ऊष्मा इसमें जाएगी, इसकी ऊष्मा इसमें जाएगी, ऐसे ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु से होते हुए पूरी चम्मच को क्या कर देगी भाई, गर्म कर देगी। मतलब अणुओं का ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब ये वाला जो एटम है, अणु है, वो उठ के यहां नहीं गया, जबकि क्या हुआ, इस अणु ने अपनी ऊष्मा को बगल वाले को दे दिया, फिर इसने अपनी ऊष्मा को उसके बगल वाले को दे दिया, फिर इसने अपने बगल वाले को दे दिया, ऐसी बगल में जाते 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 भैया पूरा चम्मच जो है वो गर्म हो गया, ठीक है। तो अगर कोई चीज इस मेथड से गर्म हो रही है जिसमें अणु नहीं मूव कर रहे हैं, अणु में कोई गति नहीं है, वो सिर्फ अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित कर रहे हैं अपने बगल वाली अणुओं को, ठीक है, इस तरह के ऊष्मा के ट्रांसफर को, हीट के ट्रांसफर को हम कंडक्शन या चालन कहते हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थों के कणों में सीधे संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफर है ना, इसमें कण जो है अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। अब आता है कन्वेक्शन या संवहन। ये जनरली लिक्विड और गैसेस में देखी जाती है, याद रखना। कंडक्शन और चालन जो है वह ठोस में होती है, किसमें होती है बेटा, ये ठोस में ही देखने को मिलता है, ये लिक्विड या गैस में देखने को नहीं मिलता है। जबकि जो संवहन है यह जो है वो लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है, ठीक है, द्रव और गैसों में देखने को मिलता है। द्रव और गैस को मिलाकर फ्लूइड कहा जाता है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं कोई चीज उबाल रहा हूं, ठीक है, पानी उबाल रहा हूं, चाय उबाल रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पानी गर्म होता है, अगर एक केतली में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो नीचे वाला, इधर से आग लगा रहे हैं हम, वो नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा, ऊपर वाला बाद में, तो नीचे वाले अणु गर्म होके हल्के हो जाएंगे, जो गर्म अणु होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, हल्के होके वो ऊपर उठ जाएंगे, और भारी जो ऊपर ठंडे वाले तो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से कन्वेक्शन देखने को मिलता है। जैसे मान लो भैया ये एक बर्तन है और इस बर्तन में बेटा पानी रखा हुआ है, इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, ठीक है, इस पानी को बेटा हम गर्म कर रहे हैं, इस पानी को हम क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो होगा क्या, जो हल्के अणु होंगे, जिसको मैं लाल से बना रहा हूं, समझ लो हल्के हैं, ये गर्म हो गए, ये लाल वाले क्या हो गए भैया, गर्म हो गए, गर्म होके क्या हो जाएंगे, ये ऊपर मूव कर जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। और जो ऊपर भारी वाले, मतलब जो ठंडे रहेंगे, ऊपर जो भैया जो ठंडे रहेंगे, ऊपर जो बेटा ठंडे रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे, वो क्या हो गए भाई, नीचे आ जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या देखने को मिलेगा, इससे क्या देखने को मिलेगा भाई, इससे एटम में मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक गति देखने को मिलेगी, ठीक है, अणुओं के अंदर एक गति देखने को मिलेगी। मतलब कन्वेक्शन के अंदर बेटा, कन्वेक्शन या संवहन के अंदर क्या होता है, द्रव और गैसों में ऊष्मा का ट्रांसफर, यहां जहां गर्म कण हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आ जाते हैं, जैसे पानी का उबलना, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कन्वेक्शन कहते हैं। हमारे वातावरण की जो हवा है, याद रखेंगे भाई ये क्वेश्चन, हमारे वातावरण की जो हवा है ये कन्वेक्शन मेथड से ही गर्म होती है, ठीक है। एक बार देखो भाई, ठीक है भाई, एक बार ये चीज देखो फटाफट। कोई डाउट है यहां तक, बताओ, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम रेडिएशन पर। रेडिएशन में क्या होता है, विकिरण, विकिरण में क्या होता है, यहां पे किसी चीज को गर्म करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आती हैं, रेडिएशन के माध्यम से आती हैं। जैसे मान लो अगर अभी जैसे गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा,
यहाँ पर अगर तुम 5-7 किलोमीटर दोपहर में, 5-7 तो ज्यादा बोल दिया, 3-4 किलोमीटर ही अपनी बाइक घुमा के लाओ दोपहर में और उसके पास खड़े हो जाओ, इंजन के पास, ठीक है, बाइक, गाड़ी, ट्रैक्टर जो भी है, ठीक है, तो उसमें से एक भपका सा आएगा, मतलब एक ऐसा लगेगा कुछ गर्माहट सी बाहर निकल रही है और चेहरे पे या शरीर के त्वचा पे लग रही है। तो उस टाइम पे जो उसमें रेडिएशन निकल, वहां पर जो ऊष्मा आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आती है, ठीक है, मतलब कुछ कन्वेक्शन भी होता है लेकिन मोस्टली वहां पे रेडिएशन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये चीज याद रखना, रेडिएशन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऊष्मा ट्रांसफर के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, तो हम रेडिएशन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? हाँ, वैक्यूम में भी होगा, वैक्यूम में भी बेटा रेडिएशन। अब भाई सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से, पृथ्वी तक वो सूर्य की ऊष्मा आ रही है, उसकी सनलाइट आ रही है, तो बीच में तो वैक्यूम ही है, हवा तो पृथ्वी पर ही है, क्या कहता है, ठीक है। ये क्या अलग अलग तुम डायग्राम बना देते हो हैं, चलो ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब हम आते हैं तापमान बदलने के लिए, मतलब एक सेंसिबल हीट के लिए जो फॉर्मूला होता है। जैसे हमने दो प्रकार के हीट ऊष्मा पढ़े, एक सेंसिबल हीट पढ़ा, ठीक है, और एक लेटेंट हीट पढ़ा, मतलब गुप्त ऊष्मा पढ़ा। तो सेंसिबल हीट के लिए जो फॉर्मूला बनता है QC इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यहां लिख देता हूं। Q जो है वो ऊष्मा है, M द्रव्यमान है, T क्या है भाई, स्पेसिफिक हीट है ना। अभी स्पेसिफिक हीट के बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं। और ये डेल्टा टी है, DT कर दो या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला अगर तुम टेक्निकल के स्टूडेंट हो सारे तो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा इस चैप्टर में, Q बराबर MC डेल्टा टी, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ML, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट आ गई है ना, इसमें स्पेसिफिक हीट आ गया, इसको अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे। तो भाई तो यहाँ पे क्या है, Q बराबर क्या है बेटा, ML है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे Q क्या है, हीट है, ऊष्मा है, M क्या है, द्रव्यमान है, L क्या है बेटा, लेटेंट हीट है, छुपी हुई ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट। चलो अब आते हैं हम तापमान पैमाने पर, टेम्परेचर स्केल पर आते हैं भाई। तो तापमान पैमाने जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे, वैसे तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, डिग्री जो है डिग्री सेल्सियस में लगाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में लगाते हैं और एक केल्विन में लगाते हैं, ठीक है। तो तापमान पैमाना किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की को मात्रात्मक रूप से मापने का एक तरीका है। मात्रात्मक मतलब एक क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट होता है बेटा टेम्परेचर का, मतलब हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। मतलब देखो हम छू के बता सकते हैं कोई चीज गर्म है ठंडा है, लेकिन कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसके लिए हम टेम्परेचर स्केल का प्रयोग करते हैं, तापमान पैमाने का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रत्येक पैमाने को 2 निश्चित बिंदुओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी स्केल इज डिफाइंड बाय 2 फिक्स पॉइंट, ठीक है, 2 फिक्स पॉइंट द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहला जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रीजिंग, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ध्यान से दो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले सुनो भाई, पानी का हिमांक या न्यूनतम निश्चित बिंदु, न्यूनतम निश्चित बिंदु या पानी का हिमांक मतलब पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है अलग अलग तापमान में, है ना। सेल्सियस में सबको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं फ़ारेनहाइट में पूछूं तो तुम कहोगे सर पता नहीं, आधे बच्चे कहेंगे नहीं पता है। फ़ारेनहाइट में बेटा 32 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जमता है ना। इस तरीके से चीजें होती हैं। और जो उच्चतम निश्चित बिंदु होता है वो पानी का क्वथनांक होता है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर स्केल है उसमें बेटा जो न्यूनतम निश्चित बिंदु वो पानी का हिमांक है, पानी का हिमांक है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है,
और जो उच्चतम निश्चित बिंदु है वो पानी का क्वथनांक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अपर फिक्स पॉइंट जो है। ठीक है, इसको मैं लिख के बता देता हूं एक बार एक ही जगह, तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझ जाओगे चीजों को। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा एफपी ऑफ वाटर, यहां पे मैं लिखता हूं भाई ऑफ वाटर। हिंदी मीडियम वाले इतनी तो इंग्लिश समझ जाओगे। एफपी मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पानी का हिमांक। H2O तो सबको समझ में आता है, H2O मतलब पानी होता है। और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है भाई, क्वथनांक। मैं इंग्लिश के वर्ड बहुत कम ही यूज करता हूं क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो क्वथनांक हो गया। अब हमारे पास 3 स्केल हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 स्केल है। तो भाई जो पानी का हिमांक है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये लोअर पॉइंट है। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, लोअर पॉइंट मतलब न्यूनतम बिंदु, और ये उच्चतम बिंदु है, हाइयर पॉइंट है, तम बिंदु। ठीक है, ये उच्चतम बिंदु। तो अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है भाई? सब कह देंगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आज तो, आज तो बिल्कुल बता देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का सेल्सियस में? 100 डिग्री से। अगर हम फ़ारेनहाइट में चले, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट देखें, क्वथनांक देखें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम केल्विन में देखें, ठीक है, तो 273 केल्विन। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 0.15 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 273.15 होती है, लेकिन कई बार एग्जाम में 273 ही मात्र लिख, है ना। और यहां पर जो होता है बेटा वो 373.15 है, 373.15 केल्विन है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। यहां तक चीजें भाई समझ में आ गई? फटाफट बताओ। हाँ भाई, हाँ एक बच्चा पूछा सर संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? संलयन मतलब फ्यूजन ही होता है भाई, बताया तो था। संलयन मतलब यहां पे बताया था ना तुझे, ये रहा। गलन की गुप्त ऊष्मा या संलयन, इसको संलयन भी बोलते हैं। है, क्या नाम है तेरा? शिव, शिव सिंह। बात आई समझ में? इसको संलयन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, गलन या संलयन कुछ भी बोल दे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शिव तेरा डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब देखो, वैसे तो मैंने इस पीपीटी में जितनी चीजें लिखी हो मैंने ना सारी यहां बता दी। ठीक है, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ ये मैं इतने बड़े बड़े नोट्स बस इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हें जब पीडीएफ मिले तो तुम्हें ना कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। मोस्टली चीजें इसमें जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो आराम से तुम्हें बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मोस्टली जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे बता दी हैं मैंने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का। बस एक फॉर्मूला और बताना है, वो अभी आगे बताते हैं। तो देख लो भाई, ये जो सेल्सियस स्केल है वो एंड्रस सेल्सियस ने आविष्कार किया था इसको। यह पानी, यह पैमाना पानी के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मानता है। ठीक है, मतलब द स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट डिवाइडेड इनटू द 100 इक्वल पार्ट। मतलब अगर थर्मामीटर देखा होगा सेल्सियस वाला, है ना, वैसे तो देखा नहीं होगा,
घरों में जो होता है वो फ़ारेनहाइट वाला होता है, लैब में होता है सेल्सियस वाला, है ना। तो अगर देखा होगा तो वो जैसे स्केल होता है ना, पैमाना होता है 30 सेंटीमीटर वाला, एक 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें ऐसे लाइन खींची होती है, ऐसी सेम इसमें भी लाइन खींची। तो वो अब चूंकि 0 से 100 तक है तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी भाई? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने, है ना। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इसकी खोज की थी भाई, इस पैमाने की। यहां मैंने बता दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212, ठीक है। अब इनके बीच में कितना अंतर है? 180 का। इनको घटाओगे तो 180, तो इसमें क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच स्थान के 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक। खैर ये तो रटने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल घटा दो तो वैसे ही निकल आएगा। तो बस याद करना ये नाम किसने दिया, ठीक है। फिर कैल्विन स्केल, तो जो टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक है वो लॉर्ड कैल्विन के नाम पर ही नापा जाता है, ठीक है। इस स्केल में क्या होता है, इस पैमाने में पानी का हिमांक 273.15 और क्वथनांक जो है वो 373.15 केल्विन मापा जाता है, ठीक है। सुविधा के लिए इसको 273 और 373 भी लिखा जाता है। अच्छा, अब एक चीज और रह गई है, एक होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। 0 केल्विन को बेटा हम परम शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है। 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, है ना। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मतलब परम शून्य तापमान किसको कहा जाता है? वह तापमान, वह न्यूनतम तापमान जहां अणुओं की गति रुक जाती है, ठीक है। मतलब 0 केल्विन से छोटा कोई तापमान है ही नहीं, मैं कह रहा हूं 0 केल्विन से छोटा बेटा कोई तापमान होता ही नहीं है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। देख भाई जीडी वाले देख सकते हैं, देखो भाई कुछ चीजें आप देख सकते हो, लेकिन इसमें मोस्टली चीजें टेक्निकल है ना। अब जैसे जीडी के पेपर में जैसे ज्यादा से ज्यादा और क्या आ सकता है, जैसे आ सकता है मतलब फ़ारेनहाइट की खोज किसने करी, ठीक है, या फिर परम शून्य तापमान क्या होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 केल्विन, केल्विन में कितनी वैल्यू होती है, सेल्सियस में कितनी वैल्यू होती है ना। हाँ, 273 नहीं होती बेटा, सेल्सियस में -273.15 होगा, माइनस का 273.15 होगा। एक बच्चे ने वो भी बता दिया फॉर्मूला, वेरी गुड भाई, क्या नाम है तेरा? दत्ता हाल्डेकर, हाल्डेकर साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला बता दें हम। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो वैसे तो मैं डराइव भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई नीड नहीं है भाई, कोई नीड नहीं है डराइव की, डराइवमेंट की कोई नीड नहीं है, नहीं तो इसको डराइव भी हम कर सकते थे। तो फॉर्मूला जो बनता है, अगर मैं तीनों स्केल को एक साथ लिख के बनाऊं, चलो मैं डराइव करके बता ही देता हूं, कई बार बच्चा भूल जाता है। जैसे मान लो भाई यहाँ में ना तीन तीन थर्मामीटर बना दिए मैंने, ठीक है भाई। यहाँ पे बेटा 3 थर्मामीटर बना दिए, ये सेल्सियस वाला बना दिया, सेल्सियस वाला यहाँ 0 सेल्सियस है, यहाँ मान लिया तुमने 100 डिग्री, है ना। उच्चतम बिंदु 100 है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उच्चतम बिंदु कितना है भाई? 212। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 273, अभी 273 ले लेता हूँ, वैसे 273.15 होता है, याद रखना, ठीक है। 273 और 373 ले लेते। तो होता क्या है, जो फॉर्मूला होता है, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो मैं लिख देता हूँ। वो होता है बेटा टेम्परेचर स्केल, टीएस। टीएस मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर स्केल। तापमान स्केल बोले तो तापमान स्केल कह दो, ठीक है, माइनस या तापमान पैमाना, टेम्परेचर स्केल तापमान पैमाना, माइनस में न्यूनतम बिंदु, एलपी मतलब न्यूनतम बिंदु, लिखते जाना, देखो हर एक शब्द को लिखूंगा तो टाइम टेकिंग है। एलपी मतलब बेटा न्यूनतम बिंदु, फिर बटे में क्या लिखोगे? हाइयर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, टेम्परेचर स्केल तापमान पैमाना, माइनस में न्यूनतम बिंदु लोअर पॉइंट, बटे में हाइयर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट, बस। ये जो रेशियो होता है, मतलब ये है जो आपका अनुपात होता है, ये जो अनुपात होता है ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर होता है।
ठीक है, ये हमेशा एक कांस्टेंट या स्थिरांक के बराबर होता है। मतलब जो रेशियो इस वाले तापमान में आएगा, अगर इस मान ले मैं सेल्सियस में ये वैल्यू रखता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखा भाई, टेम्परेचर स्केल तो डिग्री सेल्सियस रख दिया मैं, ठीक है, तापमान पैमाना तो डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है ना, माइनस न्यूनतम बिंदु क्या है भैया डिग्री सेल्सियस की 0 बटे में न्यूनतम बिंदु क्या भैया 100 है और न्यूनतम बिंदु क्या है भाई 0। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो रेशियो सेल्सियस में होगा ना, वही रेशियो फ़ारेनहाइट में होगा और वही रेशियो, वही अनुपात केल्विन में होगा, सब में सेम ही अनुपात होगा। बराबर कर दे भाई, फ़ारेनहाइट में भी यही काम कर दे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, पहले तापमान पैमाना लिखा डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस उच्चतम बिंदु कितना भाई तेरा 32, उच्चतम बिंदु कितना है 212 और फिर न्यूनतम कितना 32। ठीक है, अब आजा केल्विन में आजा, के माइनस 273 बटे में 273 माइनस में, ठीक है। अब भाई तुम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हो तो इतना तो समझता हूं कि तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम करोगे तो C/100 आ जाएगा, C/100 याद रखना क्योंकि इसको अगले पेज पे लिखूंगा मैं, बटे में यहाँ पे कितना आएगा बेटा डिग्री F माइनस 32 बटे में 212 में से 32 गया तो 180 आएगा, बराबर में K माइनस 273 बटे में 100, 373 में से 273 जाएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये इतना नीड नहीं है इस चीज़ की, लेकिन कई बार बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो भाई क्या बचा, C/100 बचा था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180, ठीक है, इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा में 100। 5 से काट दो पहले तो, ये पहले एक काम करो तो से 0 उड़ा दो, सबके वाले ये उड़ा दिया भाई, फिर तुम 5 से काट दो, सबको भाई 5 से उड़ा दो, तो 5 दूना 10, 5 से तो उड़ेगा नहीं, 18 नहीं उड़ेगा, फिर काम करो 2 से उड़ा दो, 2 से उड़ाओगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यही फाइनल फॉर्मूला तुम्हारा बन जाता है बटा 5 F माइनस 32 बटा F माइनस 32 बटा 9 K माइनस 200 फॉर्मूला तुम्हारा। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है। अगर मान लो तुम्हें मान लो भैया निकालना है F माइनस 32, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का निकालना है, तो सिर्फ यही दोनों वैल्यू रख दो। अगर मान लो तुम्हें सेल्सियस और केल्विन में निकालना है, तो सेल्सियस और केल्विन में एक तरफ C/5 लिख ले, एक बार एक तरफ लिख ले भाई K माइनस 273 बटा 5 लिख ले, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो सेल्सियस और केल्विन में ये रिलेशन हो जाएगा, T बराबर K माइनस 273, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी अपनी श्रद्धा है कि कैसे तुम चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है, कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक चीज़ों में कोई डाउट है तो फटाफट बताओ, कोई भी डाउट है भाई? हाँ जी, शिव सिंह, परम शून्य तापमान फ़ारेनहाइट में 459.67 होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बढ़िया? बिल्कुल शिव सिंह, बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं बेटा ऊष्मागतिकी क्या है या थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा, कार्य और तापमान और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। मतलब ऊष्मागतिकी ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टडी करती है, स्टडी अबाउट द हीट, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा और तापमान की बीच में संबंधों की स्थिति करती है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये सब आप देख लेना। थीम मतलब हीट होता है, डायनामिक्स मतलब पावर या मोशन होता है। ठीक है, चलो तो अब थर्मोडायनामिक्स सिस्टम और सराउंडिंग की हम बात करें, ऊष्मागतिकी निकाय और परिवेश की बात कर रहे हैं। सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या होता है? वह विशिष्ट भाग जिसका हम अध्ययन या अवलोकन कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैं इस बोर्ड की तुम्हें प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि भैया ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, जिस कलर को हम लेंगे वो उस कलर में लिख सकते हैं। फिर ये मार्कर को पतला भी रख सकते हैं, जैसा कि पतला रख रखा है, बहुत मोटा भी रख सकते हैं, थोड़ा वैसा, थोड़ा टेढ़ा,
ऐसे ऐसे मार्कर हम रख सकते हैं। तो अभी हम जिस चीज पर हम रिसर्च करते हैं उसी को बेटा हम सिस्टम कहते हैं, उसी को निकाय कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैं गुब्बारे पर रिसर्च कर रहा हूं तो वो मेरे लिए निकाय है, बाकी पूरी दुनिया जो है वो सराउंडिंग है, बाकी पूरी दुनिया जो होगी वो परिवेश होगी। तो सिस्टम मतलब निकाय, निकाय के बाहर का सब कुछ जो इसके साथ या परस्पर क्रिया कर सकता है उसे हम सराउंडिंग कहेंगे, परिवेश कहेंगे। ठीक है, उसे निकाय कहेंगे। ठीक है, तो सिस्टम को छोड़कर, निकाय को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी परिवेश होंगी। ठीक है, जैसे इस बोर्ड की अगर मैं क्वालिटी बता रहा हूं तो मैं इस बोर्ड पर रिसर्च कर रहा हूं, इस बोर्ड को छोड़कर इस कमरे में जितने हैं वो इस बोर्ड के लिए क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। बाउंड्री या सीमा क्या होती है? वह वास्तविक या काल्पनिक सतह जो सिस्टम को परिवेश से अलग करती है ना। सिस्टम बोले तो निकाय, मतलब इसको सिस्टम भी बोल देते हैं, कई बार निकाय भी बोलते हैं। जो निकाय को परिवेश से अलग करे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बाउंड्री या सीमा। अब जैसे सिस्टम के प्रकार होते हैं, जैसे खुला निकाय, भैया खुला है, तुम खाना कढ़ाई में पका रहे हो, सब कुछ खोल के पका रहे हो खाने को, है ना। जैसे चाय पकाते हैं, मान लो चाय बना रहे हैं, ठीक है, कोई कोई ढक के चला जाता है ना, मतलब चाय को हम ऐसे ही पका रहे हैं, तो वो ओपन सिस्टम है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो रहा है हीट का, उसे ओपन सिस्टम कहेंगे। कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग, उसे हम बेटा खुला निकाय कहेंगे। जहां पर ऊर्जा और मैटर का, है ना, पदार्थ का सराउंडिंग और निकाय से एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक केतली में मैं चाय बना रहा हूं खोल, तो वातावरण की ऊष्मा भी उसमें आ रही है, यहाँ की ऊष्मा बाहर जा रही है, वातावरण में कुछ जैसे धूल उल है तो वो भी आके उसमें गिर गई भाई। तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई बाउंड्री नहीं है, आप ये कह सकते हो। ओपन सिस्टम, खुला निकाय वो होता है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सब कुछ इधर से उधर हो रहा है, उसे हम बेटा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, यहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है लेकिन पदार्थ का नहीं होता है। जैसे सील बंद सिलेंडर, है ना, ओपन वाले में देखो यहाँ पे है, यह परिवेश के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करता है, जैसे खुले बर्तन में उबलता पानी। ठीक है, आइसोलेटेड क्या होता है, विलगित निकाय होता है भाई, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ना तो ऊर्जा और ना ही पदार्थ, किसी का भी आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे थर्मस फ्लास्क, ठीक है, उसमें ना तो भैया ऊर्जा बाहर जाएगी ना ही पदार्थ, सब कुछ सेम है। क्लोज में क्या होगा, ऊर्जा तो जा सकती है लेकिन पदार्थ नहीं जाए। ठीक है, जैसे कुकर है, कुकर में चावल बना दिए, बंद करके रखा है, एक आध घंटे बाद कुकर में जाके चावल खोलोगे, कुकर को खोलोगे, थोड़ा ठंडा हो गया होगा, मतलब चावल तो बाहर नहीं गया, ना ही बाहर से कुछ आया, लेकिन ऊर्जा बाहर चली गई। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई बेटा डाउट है तो बताओ। भाई लिख के कैसे पढ़ाते हैं, सारा ही लिख के पढ़ाऊंगा तो एक घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है? ये बैच तो चल नहीं रहा। देखो एक बात तुम्हें बताता हूं, एक बात तुम लोगों को बताता हूं भाई, ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है ना, अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो ये एक मतलब रफ्तार बैच है, ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या होता है, आपने चीजें पढ़ रखी है, हम जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर करवाते हैं हम। अब देखो एक है भैया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है, यदि दो निकाय ए और बी अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में है तो वे आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ए है और बी और सी, मैंने कहा ए और बी जो है वो तापीय साम्यावस्था में है, मतलब बराबर है एक दूसरे के। मान लो मैंने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस ये भी है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मैं कहता हूं बी और सी आपस में तापीय साम्यावस्था में, मतलब 100 ये भी है, ये भी 100। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ए होगा वो सी के भी तापीय साम्यावस्था में, अगर ए जो है वो बी के तापीय साम्यावस्था में है
बी जो है वो सी के तापीय साम्यावस्था में है, तो ए जो है वो सी के तापीय साम्यावस्था में होगा। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा याद रखना, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम इसको कहा जाता है। ठीक है, जनरली यहां से जो क्वेश्चन आता है वो इसके स्टेटमेंट से आता है, इसके जो स्टेटमेंट है उससे क्वेश्चन आता है। मोस्टली क्वेश्चन जो बनता है प्रथम नियम से बनता है। प्रथम नियम में क्योंकि बेटा फॉर्मूला भी है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां पे क्यू का मतलब क्या है, दी गई ऊष्मा है, दी गई कुल ऊष्मा है, क्यू का मतलब है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, यू मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा और डब्ल्यू मतलब कार्य होता है। तो डी लिखा हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू है, मतलब चेंज इन वर्क है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम क्या कहता है भाई, दूसरा नियम ये कहता है ऊष्मा बिना किसी बाहरी कार्य के अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं बह सकती। ठीक है, किसी बाहरी कार्य से अपने आप, मतलब कभी भी ऊष्मा जो है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ नहीं बहेगी, अपने आप नहीं बहेगी, कभी भी ऐसा नहीं बहेगी। भैया ठंडा, कोई चीज ठंडी है, मान ले ये चीज बेटा कोल्ड है, तो इसका तापमान तो कम होगा ना, और ये चीज मान ले गर्म है भाई, हॉट है, तो इसका तापमान ज्यादा होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि ऊष्मा अपने आप किधर से किधर बहती है, ऊष्मा भैया अपने आप गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है, अपने आप जो बहती है, लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ अपने आप नहीं बहेगी ऊष्मा, इसको बहवाना पड़ेगा। जैसे एसी है ना, एयर कंडीशनर लगा होता है, वो ठंडी हवा फेंकता है ना, क्योंकि वो वर्क कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो यह नियम एंट्रोपी अवस्था की अवधारणा को बताता है। ठीक है, तो किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा जो है वो बढ़ती है। तो इसी को बेटा हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, सॉरी सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है, जैसे जैसे किसी सिस्टम का तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है, मतलब 0 केल्विन के करीब पहुंचता है, तो एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी भी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन पहुंच गया तो द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस अप्रोचेस 0। ठीक है, एंट्रोपी वैसे तो किसी की 0 नहीं हो सकती, मतलब तीसरा नियम हमें कहता है कि किसी की एंट्रोपी वो 0 नहीं हो सकती। एंट्रोपी मतलब होता है डिस्टरबेंस, है ना, मतलब जैसे भगदड़ मच गई तो वो एंट्रोपी बढ़ गई, समझ लो डिस्टरबेंस बढ़ गया। ठीक है, तो किसी की 0 नहीं हो सकती, तो यही बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। लेकिन 0 एक ही कंडीशन पे हो सकती है, अगर किसी का तापमान 0 केल्विन हो गया तो ही 0 हो सकते, नहीं तो भैया 0 नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही, क्योंकि अब मेरी जस्ट आप मुझे एनडीए में लाइव देखोगे, है ना, लाइव सेक्शन में जाके देखो तो एनडीए में लाइव मिलूंगा आपको 2 मिनट बाद। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों। मिलते हैं भाई, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।